वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सीबीएसई के द्वारा जो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर जारी किया गया है टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम के लिए, तो उस सैम्पल पेपर के अंदर मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि उसमें 3 सेक्शंस हैं आपके इकोनॉमिक्स में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिया है विद सॉल्यूशंस के साथ। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि सेक्शन ए के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको असर्शन को पढ़ना होता है, उसके बाद आपको रीज़न को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले असर्शन देखिए, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। कि असर्शन कहता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करता है एक किसके रूप में, एक एंड के रूप में ट्रीट करता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। रीज़न कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। और रीज़न कहता है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ करता है कि अगर एजुकेशन के अंदर या हेल्थ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उससे क्या होगा, ह्यूमन की जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असर्शन जो ए है वो अपना ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो अपना फॉल्स है, क्योंकि रीज़न जो है वो गलत है और असर्शन अपना ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 के अंदर आपको स्कीम्स दी हुई हैं और साथ में आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अपने पास होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी का थर्ड, यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है उसका करेक्ट ऑब्जेक्टिव ये है, हेल्प करना स्पेसिफिक ग्रुप, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की हेल्प करना, जिसमें कौन आते हैं, एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशंस, यानी कि जो एल्डरली पीपल्स हैं उनको पेंशंस देना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। जबकि और जो स्कीम्स दी हुई हैं उनके ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गलत दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन अपने पास आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 के अंदर आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर आपको ये बार ग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर आपको बताना है कि 1973 और 2012 के बीच में कहाँ पर जो पॉवर्टी है वो अपनी रिड्यूस हुई है अदर कंपेयर टू अदर स्टेट्स के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा डी, आंध्र प्रदेश। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर जो पॉवर्टी है वो अपनी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है 1973 से लेकर 2012 के बीच में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 के अंदर आपको ये इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स की बात की गई है। अब इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द रियल पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेट 1951 टू 2016 एंड 17। कह रहे हैं कि कितना अप्रोक्सीमेट इंक्रीज हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 915%, यानी कि 915% जो है अपना वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 33। ये भी आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो आप देखिए, असर्शन कहता है द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज फुली सर्व्ड बाय अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। कहता है कि जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का कह रहे हैं उसका गोल ये है कि फुली अबोलिशन करना, यानी कि पूरी तरह से उसको अबलाइज करना इंटरमीडिएट्स को। कब? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिया के पोस्ट मतलब यानी कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद। रीज़न कहता है बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, कि जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं उनको चैलेंज करना पड़ता है लैंड सीलिंग के लेजिस्लेशन को, डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट होने में डिले हो जाता है, एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। और कई बार तो क्या होता है कि जो लेजिस्लेशन के द्वारा उसको एस्केप कर लिया जाता है, उसको जकड़ लिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन जो है वो अपना फॉल्स है और रीज़न अपना ट्रू है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 34। ये भी आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी हुई है। तो स्टेटमेंट 1 कहती है द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ensured the reduction in the futures of the formal credit system
स्टेटमेंट 2 कहता है द बोरोइंग फ्रॉम SHG मेनली कन्फाइंड टू कंजप्शन पर्पसेस बाय इट्स मेंबर्स। SHG ये एक तरह का ग्रुप है, कहता है ये इंश्योर करता है और ये रिड्यूस करता है जो अपने फीचर्स होते हैं फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम के अंदर। और स्टेटमेंट 2 कहता है कि जो ये SHG जो होते हैं इनसे जो बोरो लिया जाता है ये कंफर्म करता है, किसको कंफर्म करता है, कंजप्शन के पर्पस को मेंबर्स के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपनी ट्रू हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 35, इसमें भी आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखा है। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम, कि जो मल्टीप्लायर की मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है रिजर्व रेशियो के द्वारा, जो पहले से ही मॉनेटरी सिस्टम के अंदर प्रिवेल होता है, यानी कि पहले से एग्जिस्ट करता है। और स्टेटमेंट 2 कहता है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली रिलेट होता है रिजर्व रेशियो से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 अपनी ट्रू है जबकि स्टेटमेंट 2 अपनी फॉल्स है, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो कभी भी रिजर्व रेशियो से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता बल्कि उसमें इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट चाहिए आपको ये इवेंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको करना है। तो सबसे पहले अपना क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनल, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 37, इसमें भी असर्शन रीजन का आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो असर्शन कहता है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में जो इनविजिबल आइटम्स का ट्रेड है वो एक तरह का पार्ट है कैपिटल अकाउंट का, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है ये उसका पार्ट है। इसका रीज़न कहता है कि ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट्स द एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ कंट्री, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अफेक्ट डालती है किसी भी कंट्री के एसेट और लायबिलिटी के स्टेटस के ऊपर, किसके रिलेशन में, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन ए अपना फॉल्स है और रीज़न अपना ट्रू है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 38, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश। डिमांड डिपॉजिट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और अपने करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 39, इसमें भी आपको असर्शन और रीज़न दे रखा है। असर्शन कहता है सिंस द डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ फार्म लोन्स के अंदर जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बिकम्स क्रोनोलॉजिकल हाई ड्यू टू मल्टीपल रीज़न। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। द रूरल बैंक्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैश क्रंच, और जो रूरल बैंक्स होते हैं उनको कई बार कैश क्रंच का सामना भी करना पड़ जाता है। रीज़न कहता है ड्यू टू लैक ऑफ पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से ये सब होता है। अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 40 में असर्शन कहता है सिंस इंडिपेंडेंस के दौरान इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड। मैनी फार्मर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो इम्प्रूव हुई एज दे अडोप्ट हॉर्टिकल्चर एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने हॉर्टिकल्चर को अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाया। रीज़न कहता है वेरिंग क्लाइमेट एंड सोइल कंडीशंस हैव गिवन इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्लाइमेट कंडीशन भी अच्छी थी, सोइल कंडीशंस भी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनको इस हॉर्टिकल्चर का एडवांटेज मिल सका ताकि वो उसको अच्छे से क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 41 कहता है इसका असर्शन कहता है कि डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड। डिमांड डिपॉजिट को कंसीडर किया गया एक कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट के रूप में जो एग्जीक्यूशन करता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को। और रीज़न कहता है कि डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉन विड्रॉल इन नेचर, कि नॉन विड्रॉल होते हैं नेचर के अंदर, और कैन नॉट विड्रॉल अगेंस्ट इशू ऑफ चेक्स, और इनको बिना चेक्स के अगेंस्ट के इनको इशू नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से ये सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पेमेंट के। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आएगा अपने पास वो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असर्शन अपना ट्रू है जबकि रीज़न अपना फॉल्स है। नेक्स्ट कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आपको एक फ्लो चार्ट दे रखा है एक तरह का। उसमें आपको ये कह रहा है कि ऊपर आपको लो प्रोडक्शन दे रहा है, कह रहा है लो प्रोडक्शन के बाद अपने पास क्या आएगा, लो इनकम, लो इनकम के बाद लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लो प्रोडक्शन फिर लो इनकम।
तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 43 कहता है मिस रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर। मिस रमनप्रीत अपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं। शी इंटेंड टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टुवर्ड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ हर वर्कर्स बिफोर पुटिंग देम टू वर्क। काम करने से पहले ही वो क्या करती हैं, उनको जॉब देती हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इट एग्जिट्स द राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ये एक तरह का राइट स्टेप है। तो बताइए कि इसमें से स्पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल, इसमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंश्योर्स जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी से इसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जब फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका जेंडर की इक्विटी से कोई मतलब नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंश्योर जेंडर इक्विटी, क्योंकि स्किल से भी मतलब है इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 44 कहते हैं सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एग्जिट सरप्लस 20,000 कि 20,000 दे रखा है। तो अगर कहते हैं द इम्पोर्ट ऑफ मर्केंटाइज ऑफ नेशन हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट्स का अगर हाफ हो जाए तो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट की वैल्यूज क्या होंगी, तो उसका डबल हो जाएगा। तो अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, 40,000 करोड़। ठीक है, 40,000 करोड़। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 45। स्टेटमेंट 1 कहती है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्ट ट्रिकल डाउन अप्रोच, कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रिकल डाउन अप्रोच को अडोप्ट किया। किस चीज़ के लिए, ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके, एलिवेट किया जा सके, किसके बेनिफिट के लिए, लास्ट मैन ऑफ बॉटम ऑफ द पिरामिड। स्टेटमेंट 2 कहती है एम्पेरिकल डाटा ओवर द ईयर्स, पहले का जो एम्पेरिकल डाटा देखा जाए उसमें ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट इन इंडिया, उसमें ट्रिकल डाउन की जो थ्योरी है उसने कोई अपना खास रिजल्ट नहीं दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, वो स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट अपनी ट्रू में। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन 46, इसमें असर्शन कह रहा है आपको इफ़ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर, करंट अकाउंट के अंदर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो होती है वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। इफ डेबिट्स अ सिचुएशन करंट अकाउंट सरप्लस, जब करंट अकाउंट में डेबिट आ जाता है तब। और रीज़न कहता है कि सरप्लस करंट अकाउंट का मतलब होता है नेशन ऑफ इज़ अ लैंडर टू अदर कंट्रीज एंड डेफिसिट करंट अकाउंट मीन्स नेशन इज़ अ बोरोवर फ्रॉम अदर कंट्रीज। कहते हैं सरप्लस का मतलब तो होता है लैंड करना, ठीक है, और डेफिसिट का मतलब होता है बोरो करना, उधार लेना, बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए अपना फॉल्स है और जबकि आर अपना ट्रू है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 47 के अंदर आपको कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये आप इसको पढ़ें और देखो आपका कौन सा करेक्ट लग रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 8 इसका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहला रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ आती हैं कम्युनिटी की, उसके बाद ट्रेड एंड टैरिफ आते हैं, ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन एंड वॉल्यूम आते हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड का। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन 48 के अंदर आपको मैच करना है, जैसे माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का करेक्ट क्या आएगा, ब्रेन ए का थर्ड। लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इसका आएगा मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के बीच में जब मिसमैच बैठता है तो इसका ऑप्शन आएगा फोर्थ। पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, इसका आएगा अपने पास रिड्यूस इन पर कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब इकोनॉमिक पर कैपिटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकंड। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो इसका 48 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ये, तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अपने आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा सेक्शन बी, जो कि सीबीएसई के द्वारा अपन को सैम्पल पेपर जारी किया गया था आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।